गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे साइकेट्रिक इमरजेंसी के टॉपिक की। क्वेश्चन 16 नंबर का फिक्स है, यहाँ से फंसेगा साइकेट्रिक इमरजेंसी से। और हमने जो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आते हैं वो सारे डिस्कस लगभग कर भी लिए हैं। तो आप सबसे पहले आपके ऑप्शन आ रहा होगा वीडियोज़ का, वीडियो के पास में आता है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम 2022 लिखा है। वहाँ पे जितने भी वीडियो खाली उनको मैं कहता हूँ पढ़ लीजिए। और मैं यहाँ पे दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर उनको पढ़ के जाएंगे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। साथ साथ में लिखते रहना, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। ठीक है, बात करते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी की। 16 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है, यहाँ से देखते होते क्या। साइकेट्रिक इमरजेंसी इज अ कंडीशन वेर इन द पेशेंट हैज डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट, अफेक्ट्स एंड साइकोमोटर एक्टिविटी लीडिंग टू द थ्रेट टू हिज एग्जिस्टेंस और थ्रेट टू पीपल इन द एनवायरमेंट। मतलब होता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर व्यक्ति का जो विचार है, व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो व्यक्ति की साइकोमोटर एक्टिविटी है, जो भी गतिविधियाँ वो करता है, उन सब में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यानी व्यक्ति की सोच में, व्यक्ति के व्यवहार में, इमोशन में, सब में बदलाव हो जाएगा। उस बदलाव की वजह से व्यक्ति अपने आप को मारना चाहेगा, या तो अपने आप को मारना चाहेगा जिसे हम कहते हैं सुसाइड, और अगर व्यक्ति दूसरों को मारना चाहता है उसे हम कहते हैं होमिसाइड, मतलब मानव हत्या करना चाहता है। तो क्या समझे साहब, हम ये समझे कि साहब साइकेट्रिक इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर व्यक्ति के जो थॉट्स, इमोशंस और जो एक्शंस होते हैं वो सब के सब चेंजेस हो जाते हैं, सब में उनमें मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है, चेंजेस होता है। उस व्यक्ति, उसकी वजह से व्यक्ति क्या करता है, या तो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दिस कंडीशन नीड्स टू इमीडिएट इंटरवेंशन टू सेफगार्ड टू द लाइफ ऑफ पेशेंट्स, ब्रिंग डाउन द एंजाइटी ऑफ द फैमिलीज मेंबर्स एंड द एनहेंस इमोशनल सिक्योरिटी टू द अदर्स इन द इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होती है, इमीडिएट प्लानिंग की जरूरत होती है। इसलिए जरूरत होती है क्या कि हम पेशेंट की लाइफ को भी बचा सकें और साथ साथ में उनके फैमिली वालों की लाइफ को भी बचा सकें। क्योंकि हमने कहा सुसाइड और होमिसाइड दोनों करता है, खुद की भी जान को नुकसान पहुंचाता है और साथ साथ में फैमिली मेम्बर्स की भी जान को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए हमें उस पर क्या करना, जल्दी इंटरवेंशन लेना पड़ता है। क्या क्या साइकेट्रिक इमरजेंसी हम पढ़ सकते हैं इसमें देखिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि डिफाइन साइकेट्रिक इमरजेंसी, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसी। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि उसके जो रोल ऑफ नर्स क्या और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या। तो रोल ऑफ नर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लिख लेना। रोल ऑफ नर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, मुझे खुद को इतना मुश्किल से बार बार गूगल किया, बार बार अलग अलग जगह से शॉर्ट नोट्स कबाड़े, फिर वहाँ से लिखे। मतलब कि मैं आपको पक्का चीज़ें दे रहा हूँ, आपको सिर्फ लेनी है। ठीक है, देखो टाइप ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होती है। फर्स्ट होती है सुसाइडल थ्रेट, मतलब व्यक्ति अपने आप को मार देता है, मारने की सोचता है, मार देता है तो फिर बात ही खत्म होगी। मारने की सोचता है तो ये सबसे बड़ी साइकेट्रिक इमरजेंसी है। फिर होती है वॉयलेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर, व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा गुस्से की व्यवहार करता है। पैनिक अटैक, व्यक्ति को बार बार पैनिक अटैक आते हैं, पैनिक अटैक में समझाऊंगा। कैटाटोनिक स्ट्यूपर, हिस्टेरिकल अटैक, ट्रांजिट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस, डिलीरियम, फ्यूरर्स, ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी और रेप विक्टिम। तो ये कुछ है, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सुसाइड थ्रेट क्या होता है। सुसाइडल थ्रेट मतलब होता है कि सुसाइड इज ए टाइप ऑफ डेलिब्रेट सेल्फ हार्म एंड डिफाइन एज एन इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ। मतलब सुसाइड एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा जानबूझ करके किया जाने वाला खुद को नुकसान होता है, जो क्या करता है, अपने आप को व्यक्ति मारने की उसमें कोशिश करता है। ठीक है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके, सेल्फ हार्म मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेंशनल मतलब कि अपनी इच्छा से जानबूझ करके, ह्यूमन एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ मतलब व्यक्ति अपने आप को, या ऑन सेल्फ है, OWN है, ठीक है, व्यक्ति अपने आप को मारना चाहता है। क्या कारण होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को मारना चाहता है, सुसाइड के क्या रीजंस हो सकते हैं। अब आपको है ना, जो टाइप क्वेश्चन पूछ जाएगा तो टाइप 8 नंबर में पूछेगा आपको, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नोट्स में वैसे ही आपको लिख के एक्सप्लेन करना। ठीक है भाई, और हाँ, साथ साथ में आप अपनी क्लासें को अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, वरना क्या है कि मेरी मेहनत और आपका दोनों का मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं अपना पूरा टाइम निकाल करके आपके एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आपको फ्री में सब कुछ ये नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, और आपको साथ साथ में सारे लेक्चर्स के वीडियो मिल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट्स के लेक्चर के वीडियो मिल रहे हैं, ना तो आपको सॉल्व पेपर पढ़ने की ज़रूरत, ना कोई बुक में मातापच्ची वरना या फिर नोट्स वगैरह कबाड़ो। मैं आपके लिए जब इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप ये काम करें कि जो भी, जितनी भी जिनकी क्लासेस चल रही है, आप उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक बच्चे को इसका लाभ मिलना चाहिए। वरना फिर एग्ज़ाम के बाद उनके पास वीडियो गई तो कोई मतलब की नहीं रहेगी, उनके लिए कोई मतलब नहीं फिर, है ना। चलिए, तो बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में फर्स्ट हम देखते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर एक व्यक्ति पागल है या फिर उसमें साइकेट्रिक कुछ डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर सकता है। आपको पता है डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स एक चीज़ आती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को सुसाइड थॉट्स के डिप्रेशन आते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एक बार चीज़
कि उसमें इसलिए इसको एंटी डिप्रेसेंट नहीं देते, सीधा ECT देते हैं। ECT पढ़ाई मैंने उस टाइम बताया था, और ECT का वीडियो 100% देख के जाना, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आता है ECT का 16 नंबर का, और अगर उससे अच्छी आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिलीरियम। क्या होता है डिमेंशिया? डिमेंशिया मतलब उसकी अगर मेमोरी लॉस है या फिर अल्टरेशन इन मेमोरी है, तो उसकी वजह से व्यक्ति को पता नहीं चलता क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं हो रहा है। डिलीरियम मतलब क्लाउडीनेस ऑफ आइडिया, मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही होगा, उसे पूरा स्पष्ट पता नहीं रहता, मतलब कहते हैं ना धुंधलाहट सा रहता दिमाग में, उसके कन्फ्यूजन चलता रहता है। नेक्स्ट वन होता है पर्सनैलिटी। व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो पर्सनैलिटी मतलब होता है कि द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन टुवार्ड्स एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या, उसे कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी। तो क्या सोचता है वो सुसाइडल थ्रेट्स के बारे में, और उसकी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट वन आता है फिजिकल डिसऑर्डर। फिजिकल डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं कि पेशेंट विद पेनफुल फिजिकल डिसऑर्डर लाइक कैंसर, एड्स। अगर किसी व्यक्ति को फिजिकल डिसऑर्डर है जैसे कैंसर है या फिर एड्स है, तो व्यक्ति को पता है कि मैं आज नहीं तो कल, 1 महीने नहीं तो 1 साल बाद तो मर ही जाऊंगा, और मेरा वैसे ही जीना ही मरा जैसा ही है। क्योंकि एड्स वाला और कैंसर वाले पेशेंट में एक ऐसी कंडीशन रहती है, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है, तो व्यक्ति उसमें अपने आप को जानबूझ करके, एक कहते हैं ना मार्सी किलिंग, जानबूझ करके मारना, ठीक है, विल किलिंग, वो होता है उसमें। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब होता है, जैसे बात करते हैं डोवेरी डिफिकल्टीज। अगर किसी, जैसे अभी क्या होता है दहेज का सिस्टम चलता है कि दहेज देना पड़ता है, तो जैसे कोई समाज होता है जिनके अंदर दहेज की जो बहुत ज़्यादा देते हैं, कोई अपनी बेटी के लिए 1 करोड़ रुपये का दहेज, मतलब क्या होता है दाइज बोलते हैं ना वैसे डोवेरी, कोई 5 करोड़ देता है, कोई कार देता है अपने होने वाले दामाद को, कोई कार मोटरसाइकिल भी देता है, कोई बड़े बड़े खेत भी देता है, मान लो 50 बीघा 60 बीघा, हर कोई इतना कैपेसिटी नहीं होता। पर तो उसमें क्या होता है कि दहेज अगर उनके पास में पैसा नहीं है तो एक डिफ़िकल्टी होती है कि यार मैं कैसे मतलब ये दहेज वगैरह दूंगा, तो इस वजह से अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं सुसाइड कर लेते हैं। मैराइटल डिफिकल्टीज, अगर किसी में शादी के बाद में तनाव चल रहा है, बार बार परेशानी चल रही है, तो उनका एक ही रास्ता है कि भाई ठीक है सुसाइड कर लो और बात को ख़त्म करो। नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट। जिन चीज़ से हम प्यार करते हैं अगर वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है तो उसमें भी हो जाता है। किसी के तो बहुत ज़्यादा, मान लो किसी का बच्चा है, खेलते खेलते उसका एक्सीडेंट हो गया, बच्चा नहीं रहा, तो फिर भी उसमें क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सुसाइड कर सकते हैं। फेलियर टू इन एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, फेलियर इन एग्जामिनेशन। बच्चा परीक्षा में फेल होने के बाद सुसाइड करता है, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ज़िंदगी में हर काम कोई एग्जाम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप में कला है, आप में कुछ आर्ट्स हैं, तो बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ 10,000 की कहीं पे नौकरी करके भी ज़िंदगी गुजार लो, 10,000 आपके लिए काफ़ी होंगे, है ना। पर सुसाइड से अच्छा है ना, 10,000 करके अगर आप 1 साल नौकरी करोगे तो 1,20,000 होंगे, 1,20,000 आप अकेले के लिए तो काफ़ी है। ठीक है भाई, खाना पीना सब वही देते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, बीइंग अनमेरिड। अगर व्यक्ति जो कुंवारा रह जाता है, फिर उसके कुंवारा में मेरे हिसाब से नहीं मरना चाहिए यार, जो सुसाइड वगैरह कुंवारा वगैरह में नहीं करना चाहिए। ठीक है, डाइवोर्स, विडो, तलाक होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। फिर विडो हो अगर कोई है तो विडो होने के बाद भी कर लेते हैं। ये पहले ज़्यादा होता था, आजकल बिल्कुल ये थोड़ा बहुत कम ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुसाइडल टेंडेंसी इन द साइकेट्रिक वार्ड। साइकेट्रिक वार्ड के अंदर किस किस चीज़ की सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है? जैसे मेजर डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति एक साइकेट्रिक वार्ड में है जो डिप्रेशन का पेशेंट है, अगर उसे मेजर डिप्रेशन है तो उस वार्ड में सुसाइड कर सकता है। मेनिया का पेशेंट है, या फिर ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ का पेशेंट, या सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। तो सुसाइड में ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा सुसाइड में ज़्यादा क्या कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है पैनिक अटैक। क्या बात करते हैं? पैनिक अटैक। तो देखो पैनिक अटैक क्या होता है, क्या समझते हो पैनिक अटैक से? कि एपिसोड ऑफ एक्यूट एंजाइटी, मतलब एक व्यक्ति को एपिसोड हो रहा है। अच्छा, एपिसोड किसे बोलते हैं आपको पता है? जैसे कहते हैं ना कि ये सीरियल का एपिसोड फर्स्ट है, ये सीरियल का एपिसोड सेकंड है। एपिसोड मतलब बार वो चीज़ आपके सामने आएगी, पर अलग अलग भागों में आएगी। तो वैसा का वैसा होगा। जैसे तारक मेहता का बोला, तारक मेहता का आज 161 एपिसोड है, आज 162 है। तो मतलब क्या हुआ कि हर दिन ये आएगा आपके सामने। ठीक है, तो एपिसोड ऑफ एक्यूट एंजाइटी एंड पैनिक, मतलब कि आपको हर दिन रोज़ थोड़ी एंजाइटी होगी, मतलब एक दिन भी आप अच्छे से खुशी से जी नहीं पाते हो। एंड पैनिक कैन अकर एज ए पार्ट ऑफ साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस। या तो साइकोटिक इलनेस की वजह से आ रही है, या फिर आपकी न्यूरोटिक इलनेस की वजह से आ रही है। साइकोटिक इलनेस मतलब, ठीक है, साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस की वजह से। साइकोटिक इलनेस मतलब जिसमें क्या होता है कि अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको, इनसाइट वो एब्सेंट रहती है। न्यूरोटिक में इनसाइट प्रेजेंट रहती है। मतलब कि अगर आपको बोल रहे कोई कि भाई साहब आप आजकल आप बहुत ज़्यादा भूलने लगे हो, अगर आप साइकोटिक के पेशेंट होंगे तो आप बोलोगे नहीं रहे, तुझे लगता है ऐसे ही। और अगर न्यूरोटिक का पेशेंट होगा तो आप बोलोगे हाँ यार मुझे भी लगता है कि यार कहीं मैं ज़्यादा कुछ आजकल भूलने लगा हूँ।
ठीक है। तो किसी भी साइकोटिक और न्यूरोटिक किस इलनेस की वजह से अगर आपको रोज रोज एक्यूट एंजाइटी होती है तो वो उसे बोलते हैं एक्यूट एंजाइटी अटैक। द पेशेंट विल एक्सपीरियंस पाल्पिटेशंस, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, फीलिंग ऑफ चोकिंग, चेस्ट पेन एंड द फियर ऑफ डाइंग। इस कंडीशन के अंदर व्यक्ति को क्या होता है कि पाल्पिटेशन होता है, फियर ऑफ डाइंग होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ चोकिंग वगैरह होता है, स्वेटिंग वगैरह भी आती है। ठीक है भाई। हाँ, एक और चीज़, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे पहले कि अगर कोई भी पढ़ाने के लिए इच्छुक हो कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ या फिर कुछ, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है या फिर उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा और वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो। अगर बहुत सारा बोल रहे हैं कि सर हमें भी मौका दीजिए अगर कुछ हो तो बिल्कुल आप आइए, ठीक है, वेलकम। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट्स विल एक्सपीरियंस, ये हो गया। मैनेजमेंट क्या रहेगा अब इसका? मैनेजमेंट रहेगा डाइजीपाम 10 mg प्लस लोराजीपाम 2 mg। मैनेजमेंट आप याद हो तो करना, वरना क्वेश्चन तो ये फिक्स आ रहेगा, याद हो तो कर भी लेना। ठीक है, समझ में आया कि आपको एक्यूट पैनिक अटैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटाटोनिक स्ट्यूपर क्या होता है। स्ट्यूपर मतलब आप समझो, मैं आपको बता दूं सिंपल सी भाषा में, अपने जो डोर का होता है ना, डोर होता है अपने दरवाजा घर का, उसके नीचे क्या लगा होता है? स्टॉपर। स्टॉपर मतलब होता है दरवाजे को रोकने का यंत्र। ठीक है, आजकल तो क्या होता है, दरवाजे के पीछे एक चुंबक चिपती है और उस दीवार पे एक चुंबक रखती है तो उसमें दरवाजा फिट रहता है। पहले क्या होता था, वो पैर वाले स्ट्यूपर होते थे। स्ट्यूपर मतलब होता है कि जो किसी दरवाजे की जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है या फिर गतिशीलता दरवाजे की, उसको रोक देता है। तो अगर किसी व्यक्ति की गतिशीलता रोक दे तो हम उसे बोलते हैं स्ट्यूपर। बात तो वो कि वही है ना। तो स्ट्यूपर इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ अकाइनेसिस। ठीक है, स्ट्यूपर इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ अकाइनेसिस एंड म्यूटिज्म बट विथ रिलेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्शियस अवेयरनेस। मतलब होता है कि स्ट्यूपर जो है क्लिनिकल सिंड्रोम है अकाइनेसिस का। मतलब अकाइनेसिस मतलब मूवमेंट नहीं होता, उसमें व्यक्ति का मूवमेंट नहीं होता, व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, चलता फिरता नहीं है। क्यों? डिप्रेशन की वजह से नहीं चल फिर सकता। ठीक है, बाकी कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ है। एंड म्यूटिज्म, म्यूटिज्म मतलब म्यूट, मतलब बोलना वगैरह भी बहुत कम कर देता है, बिल्कुल कम बोलता है। ठीक है, बट विथ रिलेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्शियस अवेयर। पर हाँ, उसके जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, मतलब उसको जागरूक पूरा रहता है, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, वो तो ठीक है, पर क्या रहता है, वो जागरूक पूरा रहता है, कॉन्शियस पूरा रहता है, अवेयर पूरा रहता है। ठीक है, स्ट्यूपिड इज ऑफन एसोसिएटेड विद कैटाटोनिक साइन एंड सिम्टम्स लाइक नेगेटिविज्म, इकोलेलिया, इकोप्रेक्शिया। और कभी कभी इसमें यह भी हो सकता है कि स्ट्यूपर जो है वो एसोसिएटेड विद कैटाटोनिक साइन एंड सिम्टम। इसमें कुछ कैटाटोनिक साइन एंड सिम्टम आ सकता है जिसके अंदर व्यक्ति नेगेटिविटी, मतलब उसमें नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि वो इको ले लिया करता है। इको ले लिया मतलब जो आपने वर्ड बोला उस वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। और इकोप्रेक्सिया, जो आपने उसके सामने कोई एक्शन किया है, जैसे बंदर के सामने एक्शन करता है वो बंदर वापस करता है, वैसे का वैसा ये इकोप्रेक्सिया मतलब जैसा का वैसा एक्शन आपके सामने करेगा। बात समझ में आई क्या? तो इसमें ड्रग क्या देते हैं? हाई फ्लूइड में ड्रग देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टेरिकल। ठीक है, बात करते हैं हिस्टेरिकल अटैक्स क्या होते हैं। देखो जरा, हिस्टेरिकल में मिमिक मतलब मिमिक्री मतलब नकल मतलब समझते हो आप? कॉलेज में स्टूडेंट करता है, टीचर्स की मिमिक्री करता है, टीचर की नकल करते हैं। ठीक है, उनके जैसा बोलते हैं, उनके जैसा एक्शन करते हैं। तो देखिए, हिस्टेरिकल्स में मिमिक एबनॉर्मली ऑफ एनी फंक्शंस विच इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। एक कहता है कि हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है कि व्यक्ति इतना डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है, इतना उसमें साइकेट्रिक कंडीशन आ जाती है, फिर कह सकते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन इतनी उसकी ख़राब हो जाती है कि व्यक्ति दूसरे लोगों की नकल करनी स्टार्ट कर देता है। और हाँ, उसकी वॉलंटरी कंट्रोल में होता है पर नकल करता है। जैसा ठीक है, ऐसे पागल व्यक्ति को आपने देखा ही होगा, उससे नकल करते रहते हैं। जैसे अगर आप उनके सामने कोई चीज़ फेंकोगे वो वापस आपके सामने चीज़ फेंकेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भाई, तभी तो छोटा बच्चा अगर कुछ ज़्यादा हरकतें करता है बोलते हैं क्या, पागल है क्या है, जो चीज़ हम उसके सामने फेंकें वो वापस फेंक देता है, हम उसे देर से थप्पड़ मार दे वापस मार देता है। तो देखो, हिस्टेरिकल में मिमिक्स एबनॉर्मली ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की, किसी भी कार्य की अगर वो एबनॉर्मली मतलब कि गलत तरीके से बार बार मिमिक्री कर रहा है जो उसके खुद के वॉलंटरी कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि वो उसे पता नहीं है, वो फिर जानबूझ के नहीं कर रहा, वो अनजाने में हो रही है, नहीं, जानबूझ करके कर रहा वो। द कॉमन मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में भी, और इसमें कॉमन क्या हो सकता है, जैसे हिस्टेरिकल अट्रैक्शन हो सकता है या फिर हिस्टेरिकल फिट्स हो सकता है। मतलब वो जानबूझ करके लोगों की, या तो ऐसे बार बार उनके सामने जैसे लोग चलते हैं वैसे वैसे वो भी चलेगा उनकी। मतलब अट्रैक्शन मतलब हो सकता है, अट्रैक्शन मतलब आप समझते हो, इसमें मसल जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही लॉस हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन मतलब वो इनमोबिलिटी हो जाती है। और हिस्टेरिकल फिट्स मतलब होता है उसमें सीजर वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या रहेगा इसका? एज हिस्टेरिकल सिम्टम्स कैन बी कॉज पैनिक अमंग द रिलेटिव्स, एक्सप्लेन टू द रिलेटिव द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ द सिम्टम्स,
रीएश्योर दैट नो हार्म वुड बी कम टू पेशेंट। अगर आपको लोगों को बस ये बता रहे उनके घर वालों को ये बस साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसकी वजह से सब हो रहा है और आपको ये नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा। हाँ, नकल आपकी ज़रूर करेगा बट आपको नुकसान वगैरह इसमें कुछ नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ये जो हिस्टेरिकल फिट्स और अट्रैक्शन, मैं आपको इसको वापस एक बार देख के बताऊंगा ये क्या चीज़ थी, क्योंकि आप बस खाली ये याद रख लेना अभी कि इसमें क्या होती है कि मिमिक्री होती है, ठीक है, जिसमें अंदर वो एबनॉर्मली फंक्शंस करता है और साथ ही साथ वो सब मिमिक्री जो करता है वो उसके वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। ठीक है, और मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। क्या होता है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्ब फीलिंग एंड बिहेवियर occurring due to the overwhelming external stimuli. These are characterized by disturbed feeling and behavior. इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो है फीलिंग और उसके जो बिहेवियर वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो उसके सामने आ रही है वो उसे रोक नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गए एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर मैं अगर बोल दूँ आपके सामने एक कोई शेर आ रहा है और आप जंगल में अकेले खड़े हो, तो शेर को आप आते हुए देख रहे हो, तो ये होता है ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि ऐसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिससे आप रोक नहीं सकते, जिससे आप दूर भाग नहीं सकते। ठीक है, तब आपको पता है शेर मुझे खाएगा ही खाएगा, तो उस टाइम पे आपका जो फीलिंग है, जो एबनॉर्मल जो बिहेवियर है वो किस में आता है, ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब ये तो एक बार की कंडीशन हो गई। अगर ऐसा बार बार चलता रहे या फिर अगर कोई बड़ी ऐसी आपदा आपके सामने से आ जाए, उसमें व्यक्ति क्या करता है, फिर सुसाइड वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए वैसा बोला जाए, किसी व्यक्ति को हम बोल देते हैं कि यार, मतलब ऐसे मजाक मजाक बोल देते हैं, कोई डॉक्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर आपकी जो है हम नहीं बचा पाएंगे, 4-5 दिन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो डेथ का है, डॉक्टर ने बोला 4-5 दिन ही जी पाएगा। तो उसके वजह से व्यक्ति के इमोशंस में और थॉट्स में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, एकदम वो पागलों जैसे हरकतें करने लग जाता है। उसे इतना बड़ा गम सहन नहीं होता कि यार ये मेरे सामने क्या हुआ। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है डिलीरियम ट्रेमर्स। डिलीरियम ट्रेमर्स इज एन एक्यूट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम विड्रॉल ऑफ एल्कोहल। कि ये बोल रहा है कि एक ऐसी एक्यूट कंडीशन है जिसको क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर दारू पीता है या फिर एल्कोहल वगैरह सेवन करता रहता है, तो अगर वो छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंदर बहुत सारे हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, जैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, और साथ साथ में आपको डिलीरियम ट्रेमर्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेप विक्टिम। रेप विक्टिम क्या होता है कि रेप इज ए परपेचुएशन ऑफ एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द फीमेल्स अगेंस्ट हर विल एंड कंसल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या रहेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। तो सुसाइड इज एन ह्यूमन एक्ट ऑफ सेल्फ इंटेंस्ड डेथ। अटेम्प्टेड सुसाइड इज अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल एक्ट है नॉन फेटल आउटकम। ठीक है, मतलब कि आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई वो की वो है। अब आपको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, यहाँ से है कि नर्स वुड कीप द सेफ्टी ऑफ ए पेशेंट एज नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्स को क्या करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट दिस। नर्सिंग को पेशेंट की सबसे ज़्यादा सेफ्टी की परवाह रहती है कि हाँ पेशेंट गिरना वगैरह नहीं चाहिए, उसकी सेफ्टी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी नर्सिंग की प्रायोरिटी रहेगी, इसमें सेफ्टी प्रायोरिटी रहती है। नर्स वुड डू कंसल्ट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट एक्टिविटी। नर्स को क्या करना पड़ेगा, जो पेशेंट की जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो पेशेंट है क्या हरकतें वगैरह कर रहे हैं। पेशेंट शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन इवन द ड्यूरिंग बाथ। व्यक्ति अगर स्नान भी कर रहा है तो भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है, आपको उसके साथ के साथ रहना है, क्योंकि वो साइकेट्रिक इमरजेंसी है, उसको जब भी मौका मिला तो वो सुसाइड कर लेगा। ऑल साइकेट्रिक ड्रग लोशंस शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। जो भी साइकेट्रिक की ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह हैं या फिर लोशन वगैरह, उनको आपको लॉक एंड की के अंदर, मतलब कि आपको ताला देकर के चीज़ों को अलमारी के अंदर रखना है। ठीक है, नर्स शुड रेगुलरली मॉनिटर द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। और नर्स को ये भी ध्यान रखना कि इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है, वरना क्या होता है व्यक्ति जब मरने की सोच ही रहा है तो वो साइकेट्रिक की जो इतनी बार ड्रग पड़ी उनको एक साथ ही खा लेगा। ठीक है, द पेशेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड ए सेफ इन्वायरमेंट, रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट, वेपन्स, रोप्स, पॉइजन्स फ्रॉम द पेशेंट। और व्यक्ति के जो आसपास का इलाका है उस इलाके में से उसको इन्वायरमेंट आपको सेफ रखना है। और उसमें अगर आपको जो कोई नुकीली चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं, या फिर हथियार वगैरह है, या फिर रस्सियाँ हैं, या फिर जहर है, और मैं तो कहता हूँ साला चक्कू भी है ना घर में, चक्कू भी एक डर का संशय रहता है, तो चक्कू भी आपको हटा के रखना है। ठीक है, साला चक्कू डालेगा कहीं पर। या फिर जो आपका घर में वो नहीं होती है पानी के लिए बड़ी बड़ी पौधे वगैरह बने होते हैं, उनमें भी लॉक लगा के रखना है, वो उसमें भी कूद सकता है। जब मरने की ठान नहीं लिए तो उसके दिमाग में हज़ारों आइडिया आता है फिर। नेक्स्ट, एनकरेज द पेशेंट्स टू वर्बलाइज द फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स में रिड्यूस्ड द एंगर, पेशेंट बिकम क्वाइट इन काम। मतलब उसमें अगर व्यक्ति अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने मन की भड़ास को निकालना चाहता है, उसे बोलो ठीक है बोल जा, अपनी भड़ास मन की निकाल ले, ताकि वो पेशेंट फिर क्या होगा कि शांत हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हरकतें करना चाहता है, ज़्यादा कूदना चाहता है, उछलना चाहता है, तो उसे हरकतें करने दो, उछलने दो, साला थका करके सो जाएगा। ठीक है, पर मॉनिटर करते रहना आपको, ऐसा नहीं है कि
ध्यान नहीं, मॉनिटर करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स में हेल्प द पेशेंट्स इन द आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड द फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द दोज प्रॉब्लम्स। नर्स को उस व्यक्ति की हेल्प करनी है कि अगर कोई उसकी कोई प्रॉब्लम है और तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनको ढूंढने में नर्स उसकी हेल्प करे, ऐसा होना भी चाहिए। ये तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, पर रोल ऑफ नर्स जो आगे मैं बताऊंगा वो आएगा। नर्स वुड स्पेंड मोर टाइम विद द पेशेंट। नर्स को जो है पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना भी चाहिए। काउंसलिंग सर्विस इज एसेंशियल फॉर द पेशेंट्स हु हैज़ अटेम्प्टेड सुसाइड। जो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसके साथ में काउंसलिंग सर्विस भी उसको देनी चाहिए। आजकल काउंसलिंग सर्विस हर जगह होती है, शादी में भी काउंसलिंग सर्विस होती है, तलाक के बाद भी काउंसलिंग सर्विसेज होती है, होनी भी चाहिए आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो रोल ऑफ नर्स इन द मैनेजिंग साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी उसको मैनेज करने के लिए रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा। हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मतलब होता है कि एक ऐसी ड्रग जो कि क्या करे, डिप्रेशन को कम करती है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, फर्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे इनमें। तो इसमें होगा कि न्यूरोलेप्टिक मतलब एक ऐसी ड्रग जो कि डिप्रेशन को कम करती है। अगर उस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट क्या कुछ रहता है वो इसमें लिखा होगा, ठीक है। ये ड्रग देते समय क्या आपको मॉनिटर करना है, ये रोल ऑफ नर्स रहता है साइकेट्रिक इमरजेंसी में। तो इट इज़ एन हाइपर मेटाबॉलिक टू डोपामाइन एंटागोनिस्ट, प्राइमरली एंटी साइकोटिक ड्रग सच एज फिनोथियाजाइन एंड ब्यूटायरोफिनॉन। मतलब होता है ये क्या होती है, हाइपर मेटाबॉलिक, मतलब कि ज़्यादा मेटाबॉलिक करती है किसका, डोपामीन एंटागोनिस्ट का। मतलब डोपामीन का हाइपर मेटाबॉलिक करती है, इसकी वजह से डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है, कम। यानी मैं बोलूँ अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाओगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कम, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ को कम खाओगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। सिंपल बात है ना, वैल्यू मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा, कहने का मतलब है बेटा। तो बात यह है कि ये क्या करती है, डोपामीन के लेवल को क्या कर देती है, बिल्कुल कम कर देती है। जैसे कुछ ड्रग है, इसमें नाम बताइए, एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो ब्यूटायरोफिनॉन है, फिनोथायाजीन है। ये इट यूजुअली अकर अर्ली इन द ट्रीटमेंट एंड रेयरली ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ये बोल रहा है कि ये जो ड्रग है ये अर्ली यूज होती है, इट अकर अर्ली इन द ट्रीटमेंट। जो आप ट्रीटमेंट जो मतलब जब शुरुआत करते हैं और उस टाइम पे ज़्यादा होता रहता है, उसके बाद में क्या होता है, मेंटेनेंस हो जाता है, ठीक है। एंड रेयरली ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ठीक है, रेयरली ड्यूरिंग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। मतलब क्या होता है कि जब अर्ली आप देते रहते हो तो उस टाइम पे ये जो साइड इफेक्ट उसका ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद में धीरे धीरे साइड इफेक्ट कम होता है। साइड इफेक्ट मतलब डोपामीन का लेवल ये क्या करती है, कम करती है। और आपको पता है जब डोपामीन का लेवल कम होती है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जो मूवमेंट वगैरह है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति अपनी एक सोच नहीं बना पाता है, वो सब चीज़ें। It develop up in the 3% of the people started off on antipsychotic. It develop in up to 3% of patients started on antipsychotic. जब व्यक्ति एंटीसाइकोटिक लेते हैं उनमें से लगभग 3% लोगों में शुरुआत में ये देखने को मिलता है। Risk is increased in agitated male patient who have received large and rapidly increased dose. और वे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, ठीक है। Increase the risk in agitated male who have received large and repeatedly increased dose. अगर उस व्यक्ति ने ज़्यादा डोज ले ली इसकी, ठीक है, और या फिर रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ले ली और ज़्यादा अमाउंट में ले ली, कुछ उत्साही, एजिटेटेड मतलब होता है उत्तेजित, जो उत्तेजित होता है लोग, मेनिया वाला जैसे उत्तेजित कैसा होता है वैसा, तो उनमें ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। नो जेनेटिक कंपोनेंट इज अपॉइंटेड, इट इज पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस एंड बिलीव टू बी ब्लॉकेज ऑफ सेंट्रल डोपामिन रिसेप्टर। ये क्या करता है कि इसमें पैथो इसका जेनेटिक कोई रोल नहीं होता, बस ये काम करती है ड्रग की जो अपना डोपामिन रिसेप्टर है वो सेंट्रल लाइन उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से पेशेंट में क्या साइन सिम्टम आ सकता है, साइन सिम्टम आर मसल रिजिडिटी, हाइपोपायरेक्सिया, टेकिकार्डिया, टेकिपिनिया, हाइपरटेंशन, ठीक है। इस ड्रग की वजह से आते हैं, तो आपको इस ड्रग को मॉनिटर करना और साथ में ध्यान देना कितनी देनी है, क्या समय में देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेरोटोनिन सिंड्रोम। इट अकर व्हेन सेरोटोनर्जिक एजेंट आर यूज्ड टू कंबाइन विद MAOI, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। इस ड्रग के साथ में अगर आप, मेरी बातों को समझना पड़ेगा आपको क्या लिखा हुआ है। इट अकर्स व्हेन द सेरोटोनर्जिक एजेंट आर यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर ऐसी कोई ड्रग है जो सेरोटोनर्जिक है मतलब कि सेरोटोनिन का लेवल का बढ़ाती है, और अगर उसको आप MAOI को साथ में दे रहे हो तो क्या होगा, ए सडन बिल्ड अप ऑफ सेरोटोनिन सिस्टमेटिकली मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उस टाइम पे जो है जो सेरोटोनिन उसकी मात्रा एकदम बढ़ जाएगी, अगर MAOI के साथ में दोगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन करा सकती है, ठीक है। जिसमें आपको पेशेंट में हाइपरथर्मिया, डायफोरेसिस, कन्फ्यूजन, हाइपोटेंशन और ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे, जब आप MAOI को मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ड्रग को आप सेरोटोनिनर्जिक एजेंट के साथ में देते हो उस टाइम पे, ठीक है। डिलीरियम इज ए मैनेज्ड विद इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन टू हेल्प द ओरिएंट द पेशेंट। अगर व्यक्ति को डिलीरियम आता है तो उसमें तो कोई नहीं,
डिलीरियम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे? इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन में। अगर इन्वायरमेंट में चेंज करेंगे तो डिलीरियम थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। टू हेल्प द ओरिएंट द पेशेंट, और वो व्यक्ति को क्या कर सकता है, ओरिएंट कर सकता है। ठीक है, जैसे लिविंग ए लाइट ऑन एट नाइट, फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशंस टू टाइम, प्लेस, पर्सन्स एंड विद ड्रग्स। जैसे मान लो रात है तो रात को अगर व्यक्ति सो रहा है और उसको क्लाउडीनेस ऑफ आइडियाज़ है, कन्फ्यूजन होते रहता है, डिलीरियम चलता रहता है, तो हम उसमें लाइट क्या करते हैं, ऑन कर देंगे। तो ऑन करते ही उसका क्या हो जाता है, लगभग कहते हैं ना कि रात में जैसे अंधेरा होता है तो व्यक्ति उसमें जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें हाईवी हो जाते हैं। तो हम रात को लाइट वगैरह ऑन कर देंगे। ठीक है, उसे बार बार फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन उसको बताते रहेंगे बार बार कि ये टाइम है, ये ठीक है, ये ड्रग है तेरी, ये इतने बजे लेनी है, वो करनी है, ऐसी सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रग शुड बी प्रेस्क्राइब्ड ओनली आफ्टर द अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर्स हैज़ बीन डायग्नोस्ड और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डायग्नोसिस हैज़ बीन इनिशिएटेड। मतलब ड्रग आपको तभी देनी है जब आप पूरी तरीके से, अगर आपने डायग्नोस कर लिया कि हाँ ये बीमारी है और आपने उस पूरी प्रोसेस को डिटरमाइन कर लिया कि हाँ ये व्यक्ति ये हरकतें कर रहा है और वास्तव में हमने जो डायग्नोसिस किया वो सही है, तो फिर आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है इसमें कि DOC रहती है आपको हेलोपेरिडोल, जो कि लो डोज में रहती है हेलोपेरिडोल। ठीक है, या फिर आपका बोल सकता है मैं लोराजेपाइन 0.5 mg से 2 mg, जो आपके क्या कर सकता है, एजिटेशन को कम कर सकता है। एजिटेशन मतलब मैंने आपको कहा जो उत्तेजित व्यक्ति हैं तो उस उत्तेजना को व्यक्ति कम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब आपने सेरोटोनिनर्जिक एजेंट को MAOI को साथ में दिया था। नेक्स्ट, एजिटेटेड एंड वॉयलेंट पेशेंट। वॉयलेंट इज ए डेंजरस ऑफन फेस्ड इन इमरजेंसी रूम सेटिंग। वॉयलेंस मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति, लोग हिंसक होते हैं, पागल व्यक्ति हिंसक बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आपको इमरजेंसी रूम में देखने को मिलता है। द रिस्क ऑफ वॉयलेंस इज स्पेशली इन दोज सोसाइटीज़ वेयर देयर इज ईजियर एक्सेस टू फायर आर्म एल्कोहल। और ये उन लोगों में ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है वॉयलेंस का जिनमें एक तो फायर अलार्म लगा होता है, ठीक है, सॉरी वो फायर आर्म रहता है, और साथ साथ में जिनमें एल्कोहल इजीली मिल सकता है। ठीक है, अगर एक वही द रिस्क ऑफ वॉयलेंस स्पेशली हाई इन दो सोसाइटीज़ वेयर देयर इज ईजियर एक्सेस टू फायर आर्म एंड एल्कोहल। द यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड प्रेडनिसोन टू वॉयलेंट। ये क्या करता है कि अगर एक व्यक्ति है, अगर वो एल्कोहल का और साथ साथ प्रेडिसोन का यूज़ करता है तो वो व्यक्ति वॉयलेंट बिहेवियर करेगा। ठीक है, अगर वो पागल व्यक्ति है, मान लीजिए थोड़ा डिप्रेशन का, अगर वो दारू वगैरह पी लेता है तो वो बहुत ज़्यादा हरकतें तेज़ करता है। साइन प्रिडिक्टिंग्स एम impending assault are anger, demanding immediate attentions, loud sound, excitement, staring eyes, fluttered nostrils, hand clenched, sudden movement। मतलब इसमें क्या, ये व्यक्ति के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं जब क्या करता है व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ कर लेता है या फिर ज़्यादा अमाउंट में प्रेडनिसोन का यूज़ कर लेता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइकेट्रिक रूम के अंदर बिल्कुल भी अल्कोहल वगैरह का यूज़ नहीं हो, और आपने सेरोटोनिन को MAOI के साथ में नहीं देना है। और इससे पहले मैंने पढ़ा तो जो डोपामिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, और डोपामिन को जो डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग थी जो डोपामिन के लेवल को कम वगैरह करी, तो हमने फर्स्ट सिम्टम देखा था वो वाला। अब इसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स में आ सकता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा आवाज़ कर सकता है, आपको पता है दारू पीने के बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ठीक है, इमीडिएट अटेंशन, बार बार अपना अटेंशन, मतलब नर्स का अटेंशन खुद की तरफ जाएगा, उसके जो नोस्ट्रिल है वो फ्लड हो सकते हैं, सडन मूवमेंट व्यक्ति कर सकता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशंस एंड विड्रॉल। मतलब होता है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ले रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ जो आपने छोड़ी अभी। जैसे इट में अकर विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर और ए प्राइमरी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, एल्कोहल, कोकीन आर सब्सटेंस दैट मोस्ट कॉमनली लीड वायलेंट बिहेवियर। ठीक है, पेशेंट्स बी प्लेस्ड अंडर observation in secure room away from the stimulation attempting to task patient down is not recommended। फिजिकल रेजिस्टेंस और सेडेशंस में नेसेसरी फॉर द वॉयलेंट पेशेंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है साइकेट्रिक रूम के अंदर आया है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आया है, तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से आया। मान लीजिए अगर एक सब्सटेंस एब्यूज़ का पर्सन है, जैसे कोकीन ले रहा था या फिर एल्कोहल ले रहा था, अगर वो आपके साइकेट्रिक रूम में आया और आपने उसको विड्रॉल किया, मतलब कोकीन और एल्कोहल को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम क्या था कि उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, बार बार उसे लगेगा कोई मुझे बुला रहा है, तो वो उठ करके जाने की कोशिश करेगा। आपको पता है ना कि जो लोग दारू पीते हैं उनको अगर एक दिन में दारू नहीं मिले तो कैसे कैसे हरकतें करते हैं, तो वो वैसी हरकतें सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या करेगा, इसमें लिखा हुआ देखो फिजिकल रेस्टिन और सेडेशन में भी नेसेसरी, तो आपको यह तो करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा हरकतें करे तो आपको रेस्टिन मतलब बांध के रखना पड़ेगा। हालांकि साइकेट्रिक हॉस्पिटल मैंने आपको फर्स्ट जब पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने बोला था कि कोई भी पेशेंट को हम बांध नहीं सकते, पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसे बांधना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्यों, अगर आप नहीं बांधोगे तो फिर क्या होगा कि
उसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसी को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। या फिर आप उसे सेडेशन दे दोगे, अगर उसको छुड़ाने का प्रयास करें, ज़्यादा उसकी हरकतें बढ़ी तो आप उसे सेडेशन दे दोगे। वो रहेगा जैसे 2 से 4 mg लोराज़ेपाम, नैनोग्राम, सॉरी mg, हाँ mg में mg रहेगा, ठीक, mg नहीं mg। नेक्स्ट ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड साइको एक्टिव ड्रग। नेक्स्ट हो सकता है अगर आपने मान लीजिए ओवरडोज दे दी, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग थी उसकी आपने ओवरडोज दे दी, तो क्या होगा, मैं आपसे पहले वापस कह रहा हूँ, अगर एक बार नर्सिंग मैनेजमेंट समझ में नहीं आया या नर्सिंग जो रोल ऑफ नर्स समझ में नहीं आया तो 4 बार यहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, फिर मुँह देखते रह जाओगे यार सर ने पढ़ाया तो था, वीडियो डाला भी था, पर हमने तो खाली जो है इसका कंपोनेंट्स याद किया, हमने तो खाली डेफिनेशन याद की, ये तो हमने लिखा ही नहीं क्योंकि हमें थोड़ा टफ लगा। टफ ज़रूर होता है, पर ऐसे ही थोड़ी हर जगह आपको 8-8 नंबर या 16-16 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ही आप पास थोड़ी हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत करते हो तो संघर्ष बहुत ज़्यादा आती है, संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता भी होगा जब मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा संघर्ष आता है। जैसे 30-30 मिनट का वीडियो होता है तो उसमें एडिटिंग में सोच लो आप 1 घंटा 2 घंटा लग सकते हैं, फिर वो जब वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में आप तक शेयर होते हैं, ठीक है। कभी फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, कभी पावर बैंक में प्लग को अटका के रखना पड़ता है, कभी लैपटॉप में माथापच्ची करनी पड़ती है, और लैपटॉप में कभी डाटा प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। संघर्ष आपको करना पड़ता है, संघर्ष करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ अर्जित होगा, ठीक है। और आप भी संघर्ष साथ साथ में करते रहे, साथ साथ में लिखते रहो, क्योंकि पहले मुझे लिखना पड़ता है, पहले गूगल देख करके, फिर नोट्स रेफरेंस करके, फिर सोल्ड बुक रेफरेंस करके, फिर बुक रेफरेंस करके, फिर मुझे खुद को सेल्फ नोट्स बनाना पड़ता है, उसके बाद में मैं आप तक डिलीवर करता हूँ। तो सोचो मुझे समझने में कितना उसमें टाइम लगा होगा, मैं क्या समझाऊँगा, फिर मुझे अगर समझने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपसे दुगुनी तिगुनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो आपको तो इतनी मेहनत करके अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं, वीडियो बैक करो, वापस देखो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये हमने क्या कि ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्राइब साइको एक्टिव ड्रग, इसमें क्या होगा, इफ़ द पेशेंट हैज़ टेकन ए टॉक्सिक डोज एंड इज अवेक्ड, ट्रीटमेंट कंसिस्ट इन इंड्यूसिंग एमेसिस, एमेसिस मतलब उल्टी, ठीक है, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी चारकोल। मैं वापस बता रहा हूँ आपको क्या रखा है, ओवरडोज विद द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और बेंजोडाइजापिन्स एंड द रिक्वायर्स कार्डिक मॉनिटरिंग, ओवरडोज विद बार्बिटोरॉन्स और द बेंजोडाइजापिन एंड एल्कोहल में कोज रेस्पिरेटरी अरेस्ट। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जब कोई भी साइको एक्टिव ड्रग है, चाहे एंटी डिप्रेसेंट है, चाहे एंटी साइकोटिक ड्रग है, आपने ज़्यादा मात्रा में दे दी तो उसके बाद ऐसा करना चाहिए, आपको हाथों हाथ एक्टिवेटेड चारकोल दे दो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, कि मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि एक्टिवेटेड चारकोल मतलब होता है कि आपने अगर कोई भी चीज़ खा ली, ठीक है, जैसे आपके ड्रग है पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल का जो एंटीडोट होता है वो होता है एसिटाइलसिस्टीन। मतलब अगर आपने पैरासीटामोल की हाई डोज हो गई है तो आप अगर इस पेशेंट को एसिटाइलसिस्टीन दोगे तो वो पेशेंट के जो पेट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। पर अगर मान लीजिए आपने उसको जो पैरासीटामोल दी और उसके बाद एन एसिटाइलसिस्टीन आपको नहीं याद रहा, आपको पता ही नहीं कि मेरे इसका एंटीडोट क्या है इसका, तो आप क्या करोगे, आपको देना पड़ेगा फिर एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं है कि भाई अब इसका एंटीडोट क्या होगा, तो आप उसे एक्टिवेटेड चारकोल दे दो, उसके पेट के चारों ओर ऐसी परत बन जाएगी ताकि फिर वो क्या होगी, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। आपको इसी में भी यही करना, अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग या ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट दे दी है तो या तो आप कैसा करना पड़ेगा, उसे उल्टी दिलाओ, ठीक है, या तो आप उल्टी करवाओगे उसे तो वो ड्रग बाहर आ जाएगी, या फिर आपको क्या करना है, एक्टिवेटेड चारकोल दे देना है, ठीक है, तो कि आप पेट में परत बन जाएगी और वो ड्रग जो एब्जॉर्ब नहीं होगी। और तीसरा क्या होता है, कार्डिक मॉनिटरिंग आपको साथ साथ में करते रहना कि ड्रग ने कुछ कार्डिक तो मतलब हार्ट पे तो कुछ इफेक्ट नहीं किया, ये आपको यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट लाइन इसकी, एकाइथीसिया इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइपोटेंसी साइकोटिक। एकाइथीसिया मतलब होता है कि उसके जो है मूवमेंट वगैरह हैं, ठीक है, मसल्स मूवमेंट है, मसल कोऑर्डिनेशन, वो उसमें नहीं रहते फिर अगर आपने हाई अमाउंट में ड्रग दे दिए तो, ठीक है। तो आई थिंक ये इजी था, 101% 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वन हम आज जो है कंप्लीट है, लगभग इतनी वीडियो है जो मेन है। अब मैं देख लूँगा यहाँ पे कि जो मेन और कोई डिजीज़ है तो उसको भी मैं साथ साथ में पूरी करवा दूँगा। आप सारी वीडियो को देख करके अभी आपके पास में लगभग 20 दिन है, ठीक है, 15, 16, 17 दिन है, आराम से अगर आप वीडियो देखो ना तो मेरे हिसाब से 15 दिन में पूरा सिलेबस कर सकते हो। और जिस बच्चे को अगर ऐसा है कि भाई ये तो पास भी नहीं हो पाता, आप हमारे वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए, अगर ये इंपॉर्टेंट भी पढ़ लेगा तो ये तो मैं गारंटी के साथ है वो बिल्कुल पास हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई कौन सा टॉपिक है उस पर वीडियो बनाना। आप कुछ कमेंट वगैरह करते नहीं हो तो ठीक है, कमेंट नहीं करते, मुझे लगता है वीडियो नहीं देखते हो आप, तो उस पर आप कमेंट करके मुझे बताओ कौन से चैप्टर पे जो है वीडियो बनाना है, कौन से टॉपिक पे है, कौन से टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आ रखा, ठीक है। चलो थैंक्स।